हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वसीम नकवी। आज मैं आपके सामने एक न्यू कंटेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। उस पे जाने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने अब तक की क्या स्टडी करी है। तो जो हमने स्टडी करी थी लास्ट लेक्चर में, मैंने बात की थी आपसे व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। देन आफ्टर दैट मैंने बात की थी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा ये कंटेंट होपफुली आपके समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है या नहीं किया है आपने तो प्लीज़ उसको एक बार और गो थ्रू करिए, उसको समझिए, एंड उसके साथ जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड होते हैं नीचे, एक मैं आपको ट्राई दीज वाला आइडिया देता हूँ, तो वहाँ से उन क्वेश्चंस को ज़रूर करें, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका जस्ट नेक्स्ट स्टेप, जो कि क्या है सॉल्यूशन। अब क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन, हमें पता लगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो चलो ये होती है ना, हाउ टू सॉल्व दीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस पर भी जाने से पहले हमें एक छोटी सी बात और पढ़नी पड़ेगी, व्हाट आर द पर्टिकुलर एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम उसको पहले ग्राफिकली समझते हैं कि एक्चुअली ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है वो, राइट। तो उसके लिए एक छोटा सा मेरे पास आइडिया है, बहुत आराम से समझिएगा। ये कर्व है हमारे पास, जो कि आई थिंक सब बच्चों को पता होती है कि दिस इज अ पैराबोला। तो पैराबोला पे बहुत सारे टेंजेंट्स होने चाहिए। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करेंगे। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है भाई हमारे पास, y इज इक्वल टू, यस, इस पर्टिकुलर पैराबोला की इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ अब हम जाते हैं टर्म वन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, टर्म वन की बात करते हैं। टर्म वन में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते थे, बाय डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन, राइट, बाय फाइंडिंग द dy बाई dx। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, dy बाई dx की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करते हैं। तो dy बाई dx कितना आने वाला है हमारे पास, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2x? 2x क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो ये तो एक स्लोप तो नजर नहीं आ रहा है, ये तो 2x इट मींस दिस इज अ वेरिएबल स्लोप। तो बहुत सारे स्लोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस 2x। तो बहुत सारे स्लोप को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मींस अगर मेरे पास एक कर्व है और मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे उस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को प्लेस करेंगे एंड वी विल गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द कर्व, राइट। तो यहां तक हमने समझा। उसके बाद हमने कहा कि भाई अगर कोई भी टेंजेंट, तो अब टेंजेंट कहां पर है हमारे पास, देखिएगा टेंजेंट नजर आ रहा है, यस। सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये टेंजेंट है जिसका स्लोप हमारे पास क्या था, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x था, राइट। अब हमारे पास एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात आती है कि अगर इसका स्लोप था 2x, तो 2x तो स्लोप बहुत सारे टेंजेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं उन सबका स्लोप एग्जैक्टली सेम होता है। सो इफ आई राइट ओवर हियर, तो बहुत सारे टेंजेंट्स हमारे पास हैं, जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, उन सबका स्लोप ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम यही होना चाहिए। तो इट मींस हमारे पास जो भी टेंजेंट्स हैं उनका स्लोप कितना आ गया हमारे पास, 2x स्लोप आ चुका है, क्लियर। नाउ इट मींस अब हमारे पास जब हम इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये पर्टिकुलर कर्व नहीं आएगी उस टाइम पर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारे पास था, एक्चुअली वी हैव नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, ये हमारे पास अवेलेबल है, राइट। दिस इज द स्लोप ऑफ ऑल द टेंजेंट्स। अब इसको अगर हम फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, यहां से देखिएगा, इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो dy इज हियर, दिस इज 2x dx। सो बाय इंटीग्रेटिंग दिस वन वी गेट, यस, 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c। नाउ ये तो भाई एक्स्ट्रा चीज आ गई। Now what is C? C is arbitrary constant। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट किया वापस, तो हमारे पास क्या मिला यहां से, एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर प्लस सी। जबकि हमने डिफरेंशिएट किसको किया था, एक्स स्क्वायर को किया था सिर्फ। तो इसका मतलब हमारे पास वापस सिर्फ एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, तो एक कर्व आनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट किया तो बहुत सारी कर्व आ गई। तो इसका मतलब ये तो जितने भी टेंजेंट्स थे
उनको वापस इंटीग्रेट करने पर, उनके स्लोप को वापस इंटीग्रेट करने पर हमारे पास क्या आ गया है, वहां पर हमारे पास बहुत सारी कर्व्स वापस आ चुकी हैं। पहले हमने एक को किया था, वहां से टेंजेंट निकाला था, टेंजेंट्स को वापस से इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आ गई, वो वापस बहुत सारी कर्व्स आ गई हैं जिनके ऊपर ये पर्टिकुलर लाइंस जो हैं वो टेंजेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमारे पास यू कैन सी यू विल गेट ईच एंड एवरी कर्व which are having these tangents। तो हमारे पास ये बहुत सारे tangents हैं जो उन पर्टिकुलर कर्व के ऊपर हैं, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास बहुत सारी कर्व्स वापस आ चुकी हैं। डिफरेंशिएट जबकि हमने क्या था, एक कर्व को वापस हमारे पास आ गई हैं बहुत सारी कर्व, तो दीज आर कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व्स, राइट। तो हमारे पास वापस क्या मिली है, एक फैमिली ऑफ कर्व मिली है। तो अब एक बार छोटी सी बात समझेंगे यहां से कि मेरे पास था dy by dx that is equal to 2x, मेरे पास वापिस इससे क्या निकल कर आया, y is equal to x square plus c निकल कर वापिस आया, राइट। नाउ व्हाट इज c? c क्या है हमारे पास, मैंने c की वैल्यू क्या रख दी है इनिशियल लेवल पर 0, देन आई विल गेट y is equal to x square only। Whenever I put c is equal to 1, then I'll get finally y is equal to x square plus 1। एंड जब मैंने इसके प्लेस पर 2 रखी है वैल्यू, तो y is equal to x square plus 2 and then y is equal to x square, that is y is equal to x square plus 3 and so on। और डाउनवर्ड अगर बात करेंगे तो हमारे पास आता है y is equal to x square minus 1, right। These are all the families, right? These are the part of the family and this is a particular solution of that family, this is another particular solution of that family, this is another particular solution of that family। means हमारे पास दो कंसेप्ट अवेलेबल हैं। जनरल कहां पर आया था, y is equal to x square plus c is the general solution of the differential equation, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ c वी गेट द पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट फैमिली। तो c की वैल्यू हम प्लेस करते जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन हो गए। पहला सॉल्यूशन हमारे पास हुआ जनरल सॉल्यूशन, जिसमें आंसर जो है हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में आया है, राइट। उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की अगर हम वैल्यू प्लेस करेंगे बाय यूजिंग सम कंडीशंस, तो हमें क्या मिलेगा, c की वैल्यू जैसे ही प्लेस करते जाएंगे एक नया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता जाएगा। एंड दीज आर इंडिविजुअल कर्व्स आर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट जनरल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो अब हमारे पास यहां से हम छोटी सी बात समझेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आई होगी आप लोगों के बात। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए कंसेप्ट समझेंगे तो टॉपिक को समझने में अच्छा लगता है आपको, और अगर कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आप फिर याद कर रहे हैं चीजों को, राइट। तो इसको अब डिटेल में बात करते हैं थोड़ी सी, देखिएगा। तो पहला हमारे पास आता है व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नजर आते हैं, राइट। तो क्या नजर आ रहा है, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, राइट। तो दूसरे वाला पार्ट पे गया मैं यहां से, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, तो सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम, जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हम वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बिकॉज दिस प्रोवाइड द पर्टिकुलर कर्व ऑफ द फैमिली ऑफ सिस्टम। मतलब पूरा सिस्टम की जो फैमिली बनाई थी हमने, फैमिली ऑफ कर्व्स की जो फैमिली हमारी तैयार हुई थी, फैमिली ऑफ कर्व्स की, उस फैमिली में से एक मेंबर को निकालने का काम था हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ c। गॉट इट? तो यहां से हमारे पास ये कंटेंट आई थिंक क्लियर हो गया है, और इसको अंडरलाइन करके रखिएगा जिससे कि आपको बात समझ में आए कि क्या था एग्जैक्टली, राइट। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, कि हमें देखिए याद रखिएगा कुछ चीजें हैं जो हमारे कोर्स से एलिमिनेट हो गई हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी सिलेबस में नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी 9.3 में, 9.3 बिल्कुल नहीं करनी है। और एक बात याद रखिएगा,
कि कई बार हम ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन भी सिलेबस में नहीं है, वो क्वेश्चन भी सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सीबीएसई कभी क्वेश्चन नहीं एलिमिनेट करता है, सीबीएसई टॉपिक को एलिमिनेट करता है। तो आप उस टॉपिक का नाम पढ़िए, वहां पर जाके उस टॉपिक का नाम क्या लिखा है, उस टॉपिक के नाम जहां पर भी लिखा होगा उस टॉपिक के नाम को समझकर ये समझ लीजिए इसके इस टॉपिक के अंदर जितना भी कंटेंट आता है दैट इज नॉट इन योर कोर्स फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास सिलेबस में क्या चीज है, दिस एक्सरसाइज इज इन द सिलेबस। ये क्योंकि डेरिवेटिव में भी था, डेरिवेटिव में एग्जैक्टली हम ये करते थे, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x प्लस 1। डेफिनेटली डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करके इसको सेटिस्फाई करके चेक करना है कि वेदर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। इज दिस द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। फिर से समझिएगा, इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा है, दिस इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट? इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। नाउ दिस इज सी नजर आ रहा है आपको, तो क्या हो गया ये, दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। Got it? Again, you can see in this case also C is what? The arbitrary constant. That's why y dash plus sin x. Y dash means dy by dx का जो particular general solution है that is y is equal to cos x plus c. Similarly in all the situations. तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप डेरिवेटिव करते थे, डेरिवेटिव में आपने प्रूव करे थे, एग्जैक्टली वही है। डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकाल के इसमें लेफ्ट राइट साइड में जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी, इसको प्लेस करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए, एक आइडिया दे देता हूं बस मैं आपको। y डैश पहले फाइंड आउट करते हैं, y डैश इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x इटसेल्फ एंड y डबल डैश इज इक्वल टू, इसका फर्दर डेरिवेटिव किया हमने, e रेज टू द पावर x अगेन, बिकॉज e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x ही आने वाला है। तो क्या नजर आता है हमें, लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली प्लेस करेंगे एंड यू विल गेट फाइनली y डबल डैश माइनस y डैश एंड e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 0। ओके, आई रीराइट इट, e raised to the power x minus e raised to the power x is equal to 0. That is the right hand side of the differential equation. तो पैनिक ही नहीं है, बहुत सीधा सा है। इस एक्सरसाइज को थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि कुछ नहीं पता 2 नंबर में यही क्वेश्चन छोड़ दे आपके लिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज इन सिलेबस, तो आने के चांसेस हैं। और ये भी सोचिएगा ये आगे भी काम आती हैं चीजें, तो इसलिए ये कर लीजिएगा। तो हमारे पास एक छोटी सी और बात हम पढ़ेंगे, यहां से छोटी सी बात पढ़नी बस हमें, और वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी तरह से हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, राइट। अब हम जाते हैं जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में छोटी सी बात समझने के लिए। जनरल सॉल्यूशन में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे that will be the order of the differential equation, जो भी differential equation that will be obtained after differentiating the function। उस फंक्शन के अंदर, फंक्शन को ना कह के हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे that will be the order of the differential equation obtained after differentiating the solution। Is that clear? या फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो किस ऑर्डर, कितनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने चाहिए उस सॉल्यूशन में, राइट, वही ऑर्डर होता है उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। तो वाइस वर्सा आप दोनों तरह से देख लीजिएगा, सॉल्यूशन में आपको जितने कांस्टेंट्स नजर आएंगे, राइट, तो उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी उतना ही उसका ऑर्डर होना चाहिए। इट मींस एक बात बहुत सीधी सी है, आपको कहा गया डेरिवेटिव करो तो आप तो करते रहेंगे डेरिवेटिव, नहीं भाई, आप डेरिवेटिव सिर्फ उतने कर सकते हैं जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही डेरिवेटिव करने हैं। दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमारे पास देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है। 2 मार्क्स में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन फिर भी
फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये कर लेना चाहिए। तो क्या नजर आता है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, यस जनरल सॉल्यूशन के अंदर जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, राइट, कितने होने चाहिए, फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, कितने ऑर्डर की है, फोर्थ ऑर्डर की है, तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए, दैट इज, यस जनरल की बात हो रही है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने होने चाहिए, दैट विल बी एग्जैक्टली 4, बिकॉज जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में होते हैं उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। इज इट क्लियर? तो यहां से हम जाते हैं नेक्स्ट आइडिया पर। यहां पर हमसे वो बोला गया द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डेफिनेशन पे जाइए वापस। द डेफिनेशन में बोला गया था द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज फ्री फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, क्योंकि फ्री फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है तो भाई आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो होंगे ही नहीं ना, फिर चाहे वो थर्ड ऑर्डर हो या फोर्थ ऑर्डर हो या फिफ्थ ऑर्डर हो। तो एग्जैक्टली दैट विल बी 0 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स in the differential equation, right, in the particular solution। particular solution में उस particular differential equation के particular solution में कोई भी arbitrary constant, किसी particular solution में arbitrary constant होता ही नहीं है। क्लियर? तो दैट्स वाई द 0 विल बी द रिजल्ट। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो अच्छे हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे जाकर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ हम ये पढ़कर आए, राइट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत कीजिएगा इसको। तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब हम जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस। आज का एक्चुअली टारगेट हमारा सॉल्यूशन ही था, तो हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो हमें आज पढ़ना है। लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्व करेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन आएगा। तो पहले मैंने आपको बताया है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ये होता है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि किस तरह से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है टू गेट वेदर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्वेश्चन हमेशा दिया होता है क्वेश्चन में कि व्हाट टू फाइंड आउट इन दैट क्वेश्चन, क्या निकालना है, पर्टिकुलर निकालना है, जनरल निकालना है, ठीक। तो उसके लिए हमारे पास है हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन के हमारे पास आइडियाज हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन के आइडिया में नजर आता है कि हाउ टू सॉल्व वेरिएबल्स सेपरेबल। सबसे पहली जो चीज हमें नजर आती है दैट इज व्हाट, वेरिएबल सेपरेबल। मतलब भाई जहां वेरिएबल सेपरेट हो सकते होंगे वही तो सॉल्व कर पाओगे आप। पहली चीज जो पहला स्टेप जो है हमारा है, जहां वेरिएबल सेपरेट हो, देखो नाम में ही छुपा हुआ है, ऐसे कोई आपको एक्सरसाइज वाइज मत करा करो, क्योंकि एग्जाम में कभी लिखा नहीं आता है कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तो उसके नाम में ही छुपा हुआ है कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को। तो लिखा है वेरिएबल्स सेपरेबल, वो वेरिएबल्स जितने भी उसमें होंगे वो सेपरेट हो सकते होंगे, राइट। कैसे सेपरेट हो सकते होंगे, तो जहां जहां dy होगा वहां वहां फंक्शन ऑफ x आ जाना चाहिए, सॉरी, जहां जहां dy होगा वहां वहां फंक्शन ऑफ y आ जाना चाहिए, जहां जहां dx होगा वहां वहां फंक्शन ऑफ x आ जाना चाहिए। क्लियर? तो यहां हमें उसको बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वो इक्वेशन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल है। फिर हम दूसरा टारगेट जो हमारा होगा पढ़ाई का, जो हम स्टडी करने वाले हैं आगे, वो है रिड्यूसेबल टू वेरिएबल्स। देखिए मैक्सिमम वर्कआउट वेरिएबल सेपरेबल पर है, जितने भी हमारा कंटेंट हमें सीखना है, बस कहीं पर बनाया मिल जाएगा, कहीं पर हमें बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास रिड्यूसेबल टू, मतलब ऐसी इक्वेशन मिलेगी आपको जिसमें कहा जाएगा वो रिड्यूस हो सकती है टू वेरिएबल्स सेपरेबल, मतलब वेरिएबल सेपरेबल हो सकती है। तो दूसरा टारगेट होगा। तीसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में भी आप, तो इसका क्वेश्चन तो 110% रखा हुआ है, ठीक। तो वेरिएबल सेपरेबल के रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेबल में ही ये पार्ट आता है, क्योंकि इसके अंदर हम इस तरह से सॉल्व करते हैं उसको कि वो रिड्यूस कर देते हैं सिस्टम को टू द वेरिएबल्स सेपरेबल। तो ये उसी का पार्ट में आता है। एंड फिर एक हमारा आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन इस बार सैंपल पेपर जो प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई है उसमें ये दोनों
क्वेश्चन और में लिखे हुए हैं और चांसेस भी यही हैं, दोनों और में आने के चांसेस हैं कि ये कर लो या ये कर लो। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है और में आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये कर लिया करो, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वो जब हम सीखेंगे तो जब पता लगेगा आपको कितना आया है, ठीक। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम वेरिएबल्स सेपरेबल, वन बाय वन एग्जाम्पल लेंगे। पहले कंटेंट समझते हैं कि होता क्या है, ठीक। तो हमारे पास है द थिंग इज व्हाट, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ द वेरिएबल सेपरेबल, ओके। तो हमारे पास यहाँ दो टाइप नजर आती हैं। किसमें कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी हैं जहां हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, बस इतना समझना है हमें। तो जहां dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब दोनों का प्रोडक्ट हो, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स के फंक्शंस का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। दूसरी बात है वो डेरिवेटिव dy by dx, देखिए फर्स्ट ऑर्डर का ही सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है, ओके। तो नजर आता है जब कभी भी dy by dx कुछ ऐसी फॉर्म में हो जहां डिवीजन हो, जहां क्वोशिएंट हो दो फंक्शंस का जो डिफरेंट वेरिएबल्स में हो, राइट, उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हम सेपरेट फिर किसको नहीं कर सकते भाई, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते जहां डिफरेंट वेरिएबल्स हो, प्लस में हो या फिर माइनस में हो। किसको नहीं कर सकते हम, जहां dy by dx is equal to the function of x plus another function, you can say another function of y। अब ऐसी सिचुएशन में मिलेगी जहां प्लस में होंगे लेकिन सेपरेट हो जाएंगे बाद में। वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं भाई, वो जहां पर फैक्टर्स हो जाए उनके और वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फैक्टर्स हो रहे हो, प्लस में लिखे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले देखना है कि हाँ उसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो वेल एंड गुड, फिर हम उसको कॉमन लेंगे, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, ये वाली टाइप बननी चाहिए। अगर बनती है तो ठीक है, नहीं तो हम कहां जाएंगे, होमोजीनियस के पास जाएंगे या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास यहां नजर आता है कि किस तरह से इन दोनों को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली बात तो क्लियर। तो यहां हमें नजर आता है हाउ टू सॉल्व। मैंने आपको बताया था जहां dy होगा वहां फंक्शन ऑफ y मूव करना चाहिए, जहां dx होगा वहां फंक्शन ऑफ x जाना चाहिए। तो फॉर दैट जस्ट दिस विल बी dy and that is g of y, function of y is equal to the function of x and then dx। Now the system is separated, पूरा सिस्टम सेपरेट हो चुका है, dy के साथ फंक्शन ऑफ y मूव कर चुका है और fx के साथ फंक्शन ऑफ x मींस dx के साथ फंक्शन ऑफ x जा चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं यहां से, नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट एंड गेट द first of all general solution and then particular solution according to the given conditions। जो भी given condition होगी उसके accordingly हम particular solution पे भी जा सकते हैं। सबसे पहले हमेशा general solution ही निकलेगा। Okay, now go for the second type and second type में हमें नजर आता है कि how to solve this one, dy upon function of y, right, and this will be dx upon the function of x। मीन्स जहां जहां y था वहां फंक्शन ऑफ y ऑटोमेटिकली मूव करने वाला है, एंड जहां जहां x था वहां पर जो हमारा फंक्शन ऑफ x है वो जाएगा। अब चाहे वो डिनोमिनेटर में जाए या मल्टीप्लिकेशन में जाए, कहीं भी जाएगा, लेकिन इसी तरह से मूव करना चाहिए। उसके बाद हम इसको यहां से इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना है, वही कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन जो हम पहले पढ़ कर आए हैं। बहुत टफ इंटीग्रेशन कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होते हैं। आनी तो मैं पूरी तरह से इंटीग्रेशन चाहिए, लेकिन इसमें बहुत मुश्किल इंटीग्रेशंस कभी भी नहीं आते हैं। ओके, नाउ यहां तक आप इस कंटेंट को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू सॉल्व, हाउ टू इंप्लीमेंट द आइडिया। अब आइडिया को, जो भी आपने आइडिया पढ़ा है उसको किस तरह से आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं
कुछ एग्जांपल्स को लेकर। जो हमारे पास पहला एग्जांपल है, मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है जो आपकी समझ में बहुत आराम से आएगा। इंटीग्रेशन जो है वो आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बहुत छोटे इंटीग्रेशंस को यूज करने वाला हूं। तो हमारे पास नजर आ रहा है, क्योंकि हमें हमारा पर्पस बेसिकली जो होना चाहिए वो कंसेप्ट सीखना है वेरिएबल्स सेपरेबल का। तो वेरिएबल्स को किस तरह सेपरेट करना, बस यही सीखना है। ठीक, तो क्या नजर आ रहा है, dy by dx is equal to 1 plus, this is the type 1, जहां हमारे पास प्रोडक्ट नजर आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेरिएबल्स। तो क्या करेंगे इसमें, दिस विल बी नाउ, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट the function of x, this is what the function of y. So we can rewrite it as dy upon 1 plus y square, and that is equal to 1 plus 2x dx. Now we can integrate it. क्यों कर सकते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि अब हमारे पास dy के साथ फंक्शन ऑफ y है एंड dx के साथ फंक्शन ऑफ x नजर आ रहा है, तभी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है। तो अब हमें यहां नजर आया, दिस इज व्हाट tan इनवर्स y इजीली, एंड दिस इज व्हाट x प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर plus c. This is what the general solution, because it contains arbitrary constant. C is what, arbitrary constants. So very simple, इसको जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं हम लोग। The next thing is, ट्राई करना है आपको ये आइडिया, इसका जो कंटेंट आपने पढ़ा है इसको एग्जैक्टली यहां पर आप इसको ट्राई करके देखिएगा। बहुत सिंपली ये मूव कर रहा है, यहां पर ये मूव करेगा dy के साथ, और बहुत आराम से इसका इंटीग्रेशन होगा, एंड इसको ट्राई जरूर करना है आपको। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज dy by dx इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। क्वेश्चन का आइडिया वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया हमने इसमें। कैसे करना चाहिए भाई, dy, दिस इज dy अपॉन y प्लस 2, एंड दैट इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 2। नाउ द वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, साफ नजर आता है कि ये सेपरेट हो चुके हैं, बस वही टाइम है जहां आपको इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज log ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 2 प्लस c लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम हमारा पूरा सिस्टम log में आ चुका है, ये एक छोटा सा कंटेंट है जो आपको हमेशा समझ के चलना है कि जब भी कभी पूरा सॉल्यूशन लॉग में हो, मतलब ईच एंड एवरी टर्म इज इन लॉग, हर टर्म लॉग में नजर आती है आपको। तो जैसे ही पूरा सिस्टम लॉग में होता है तो आपको जो लॉग में c को, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी लॉग के साथ ही लेना है, बिकॉज c इज ए कांस्टेंट, दैट्स व्हाई द log c विल बी द कांस्टेंट। भाई c कांस्टेंट है तो log c भी कांस्टेंट ही होगा ऑब्वियसली। तो यू कैन पुट log c ओवर हियर टू सिंप्लीफाई फर्दर। इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद कैसे कर सकते हैं भाई, कि हमें नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट log ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू log ऑफ c ऑफ मॉडुलस x प्लस 2। नाउ log एंड log कैंसिल हो जाएंगे, log से रिमूव हो जाएगा। अब रिमूव ऐसे नहीं होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो कहता है भाई एक्सपोनेंशियल कर दो दोनों साइड। हम एक्सपोनेंशियल कर देते हैं दोनों साइड, तो दोनों एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, e रेज़ टू द पावर log ऑफ x इज इक्वल टू ऑलवेज x, बिकॉज बोथ आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, दैट्स व्हाई यहां पर सिर्फ x बचता है। इसी तरह हम इसका एक्सपोनेंशियल करते हैं तो एग्जैक्टली हमारा log रिमूव हो जाता है। तो यहां नजर आता है कि किस तरह से करना चाहिए, y प्लस 2 मॉडुलस, छोड़ना नहीं है अभी, x प्लस 2,
देखिए यहां पर भी आप सॉल्यूशन छोड़ते हैं तो नो इशू, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप यहां छोड़ सकते हैं क्योंकि जैसे इंटीग्रेशन होता है वो सॉल्यूशन उसका आ चुका है हमारे पास। ये बात अलग है किसी बुक में कुछ दिया होता है, किसी दूसरी बुक में देखोगे तो दूसरा सॉल्यूशन दिया है। जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन तो हमारा यहां पर आ चुका है। ओके नाउ अब हमारे पास है, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे कि हम आंसर मैच कर पाए। तो फॉर दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू, मॉडुलस रिमूव करेंगे, प्लस माइनस सी x प्लस 2 ओनली। गॉट इट? तो बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट यू कैन रीराइट इट एज a x प्लस 2, यस, x plus 2 and y plus 2 and y is equal to a x plus 2 minus 2. a is a constant. तो अब नजर आता है y is depending upon the right hand side, that's why y is a dependent variable and x is the independent variable. तो एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन किया है हमने और इसको नोट कीजिए। ओके और हम अब जाते हैं वो क्वेश्चन जो आपको हमें देना है, जो आप हर बार एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन जरूर करना चाहिए जिसको आपको। तो हमारे पास यहां से नजर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो ये देख लीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन यहां आंसर tan इनवर्स में आएगा, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स x नजर आ रहा है। तो एक बार इसको भी हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं किस तरह से इसको करना चाहिए। फॉर दैट सिंपल है, ये नजर आता है आपको। तो इन दैट सिचुएशन dy विल बी इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेपरेटेड इंटीग्रेशन, एंड दिस इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c लगा दीजिए, tan इनवर्स c लगा दीजिए। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। देखिए हम पहले इसको आगे भी सॉल्व करते थे बिकॉज अब हमारे पास टर्म 1 एग्जामिनेशन में इसका फॉर्मूला हटा दिया गया था, फॉर्मुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं थी, तो हम इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं, नो इशू। ओके तो ये सॉल्यूशन है। और बिल्कुल कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, यार इस बुक में तो आंसर यहां तक दिया हुआ है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही इंटीग्रेट करते हैं दैट इज द सॉल्यूशन, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि एक्स और वाई को हमें प्लेस करना पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन का आइडिया आपके पास, जो रिजल्ट है आपका वो आ चुका है। ओके अच्छा, दूसरा एक और इशू होता है, बच्चों को थोड़ा टेंशन रहती है इसको लेकर, कि वो इशू है कि भाई वेयर टू पुट सी कहां लगाएं, सी लेफ्ट पे लगाएं, राइट पे लगाएं, ये बड़ा इशू है। ये भी बहुत बड़ी टेंशन नहीं है, आपको जहां मन कर रहा है वहां लगा दीजिए, ठीक है, दैट इज द सॉल्यूशन। लेकिन लॉजिक की अगर बात करेंगे तो आपके पास ये नजर आता है कि यार dy बाई dx, यहां से नजर आया दिस इज dy बाई dx, इट मींस y इज डिपेंडिंग अपॉन x। तो x पर डिपेंड कर रहा है, तो जो भी कांस्टेंट आएगा वो हमारा कहां होना चाहिए, x की साइड होना चाहिए, कि y टोटली राइट हैंड साइड पर डिपेंड कर जाएगा। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना है, y की साइड में नहीं लगाएंगे, y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन ऑफ x आएगा हमारे पास प्लस c हम राइट साइड पे लगाएंगे क्योंकि y इज डिपेंडिंग अपॉन x। ओके तो इस तरह से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो हमारे पास नेक्स्ट आइडिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स में रिजल्ट आएगा बिकॉज इसके अंदर साइन इनवर्स के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो साइन इनवर्स में आएगा, बहुत सिंपल, 2 लाइन का आंसर है, 2 मार्क्स के लिए एक सिंपल क्वेश्चन है। हाँ इसमें वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की छोटी सी कंडीशन को पुट कर सकता है, ठीक, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो नेक्स्ट टारगेट पे हम चलते हैं, कुछ अच्छे सवाल लेते हैं। तो अच्छे सवाल में हमारे पास आता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बार हमें जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है भाई, लिखेगा ऊपर हमेशा, यहां पर हमारे पास क्या है, वो एक जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। नाउ यू हैव टू सेपरेट, थोड़ा सेपरेट का टास्क थोड़ा सा इस बार हमारा मुश्किल हो गया, मुश्किल नहीं कहेंगे, हाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस। तो करना क्या है, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक पैटर्न को सेट कर लेते हैं भाई, एक काम करते हैं, dy को हमेशा लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो dy हमारा लेफ्ट साइड पे रह जाएगा और बाकी सब कुछ हम राइट साइड पे लेके जाते हैं, ठीक। तो dy को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, x, दिस इंप्लाइज x dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस log x and that is dx. Okay, now
you can see here this is x dy is equal to this one. अब हमारे पास नजर आता है कि यार ऐसा करते हैं, जो भी dy है उसके साथ y जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए, तो क्या करेंगे, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर सेपरेटेड एंड देन is equal to minus of 1 plus log x. Yes, this is what, log x अपॉन x. जो हमारे पास यहां x था वो नीचे मूव करेगा एंड दैट विल बी विद dx. तो अब हमें नजर आता है कि यार जहां जहां फंक्शन ऑफ y था, मतलब dy था, यू कैन से वहां वहां फंक्शन ऑफ y मूव कर गया है, और जहां जहां हमारा dx था वहां वहां हमारे पास क्या चीज आ गई है, फंक्शन ऑफ x आ चुका है. जैसे आप ये सिचुएशन देखेंगे जहां पर y के साथ y नजर आते हैं, x के साथ x नजर आते हैं, तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, बस आपको वहां से इंटीग्रेट करना है. तो इंटीग्रेशन किस तरह का है, देखिए इंटीग्रेशन में हमें नजर आता है कि भाई हम इसको, यहां तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लग रहा है, tan इनवर्स y. यहां पर थोड़ा सा काम है हमारे पास, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए. तो सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या सीखा था कि भाई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कहीं पर देख लो. तो 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या, 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स नजर आ रहा है. तो ऐसा करते हैं, थोड़ी सी इसकी शक्ल को थोड़ा सही कर लेते हैं और अच्छे से नजर आएगा फिर आपको. यहां पर अभी नजर नहीं आ रहा है क्या, अब नजर आ रहा है. नाउ 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स नजर आ रहे हैं, दैट शुड बी dx. और ये भी याद रखिएगा डेरिवेटिव हमेशा किसके साथ होना चाहिए, dx के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए. तो यहां पर हमें नजर आता है, तो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई, t लेट करते हैं. हियर यू कैन लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स एंड dt will be equal to 1 by x dx. राइट, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट लेवल पर जाता हूं इसको सॉल्व करने के लिए. So we have tan inverse y is equal to minus t, yes, and dt. फिर से देख लीजिएगा एक बार, आपके पास क्या था बेटा, आपके पास था 1 प्लस लॉग एक्स. किसी को अगर इंटीग्रल नहीं आता है, मैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं यहां पर. गॉट इट. तो आपने t लेट किया था इसको, द वैल्यू ऑफ t इज हियर, एंड आपने देखा था कि dt कितना आया था हमारे पास, dt वॉज यस dx अपॉन x, दैट्स वाई dt is dx अपॉन x, और dt के प्लेस पर हमारे पास dt की वैल्यू. सो वी हैव माइनस t स्क्वायर बाई 2 प्लस c एंड tan इनवर्स y, एंड सो t की वैल्यू कितनी थी भाई, t इज इक्वल टू दिस वन होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, दैट्स द रिजल्ट. इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं. यहां से थिंग्स आर वेरी सिंपल. एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, ट्राई दिस. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जैक्टली जनरल निकालना है, देयर इज नो पर्टिकुलर कंडीशन गिवन टू यू. तो जहां पर पर्टिकुलर कंडीशन ही नहीं दी है तो इसका मतलब जनरल ही निकालना है वैसे भी. और ये हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम वेरिएबल सेपरेबल नजर आ रहा है. तो इसके बाद हम जाते हैं, इसको नोट करके रखिए, इसको आराम से करिएगा बैठकर, तभी आप इसे भी समझ पाएंगे. अगर आप नेक्स्ट गिवन क्वेश्चन को करते हैं तब आप उस पिछले वाले क्वेश्चन को समझ पाते हैं. ओके, सो द थिंग्स, नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ, 2014 में क्वेश्चन आया है, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक, करना क्या है, देखिए एक गाड़ी इसने थोड़ी फंसा दी है, मतलब dy बाई डी एक्स को कहीं फंसा के रखा हुआ है इसने. कहाँ रखा है भाई फंसा के, इसने लॉक के साथ प्लेस कर दिया है, मतलब लॉक के अंदर जो वैल्यू है दैट इज dy बाई डी एक्स. ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर सेपरेट कैसे करोगे भाई. तो उसको सेपरेट करने के लिए मुझे dy बाई डी एक्स को फ्री करना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा. वहां पर कैसे करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक का जो इनवर्स होता है दैट इज एक्सपोनेंशियल. तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को प्लेस कर देते हैं.
कैसे कर देते हैं भाई, लॉगरिथमिक का एक्सपोनेंशियल बनाते हैं। तो हाउ टू डू दैट, कितना आएगा भाई, e रेज़ टू द पावर, समझिएगा इसको, e रेज़ टू द पावर log ऑफ dy by dx is equal to e raised to the power 5x plus 4y. This is the particular solution. Particular condition is given to you. It means we are going to find out the particular solution of the differential equation. अब हमारे पास नजर आया कि यार ये तो एक्सपोनेंशियल के साथ log एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब इनवर्स होते हैं. It means dy by dx is here and e raised to the power 5x into e raised to the power 4y. राइट, कौन सा कंसेप्ट लगा है यहां पर हमारे पास, क्या पढ़ते थे हम, m प्लस n इज इक्वल टू x इज टू द पावर m x इज टू द पावर n. राइट, नाउ वेरिएबल्स आर गोइंग टू बी सेपरेट. अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर वेरिएबल्स को बहुत आराम से सेपरेट किया जा सकता है. भाई कैसे करोगे सेपरेट, बिल्कुल इजीली, dy अपॉन e raised to the power 4y e raised to the power 5x dx इंटीग्रल. नाउ इसको इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई, तो इसके लिए हमने क्या करा है, यहां से थोड़ा चेंज करते हैं. e raised to the power 4y को हमने ऊपर लेकर आए हैं. डेफिनेटली साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज, and then dy is here at its place is equal to e raised to the power 5x dx integral. Now integration of this one कितना होना चाहिए भाई इसका इंटीग्रेशन, e raised to the power minus 4y divided by minus 4 plus equal e raised to the power 5x divided by 5 plus c. This is what the general solution. जब भी कभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, जनरल सॉल्यूशन. अब हम जा रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के पास यूजिंग सम गिवन कंडीशंस. तो पहले इसको आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर. गॉट इट? सो now just we are going to pick all these values. किस तरह से रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, e raised to the power minus 4y divided by minus 4 is equal to e raised to the power 5x divided by 5. अगर किसी बच्चे को आइडिया क्लियर नहीं है तो बता देता हूं इसको, इंटीग्रेशन ax plus b dx is always equal to e raised to the power ax plus b divided by a, the coefficient of x. right, using the substitution method. Actually इसको हम substitution method से प्रूव कर सकते हैं by considering ax, इसको हम t कंसीडर करके इसको हम प्रूव कर सकते हैं. Got it? plus c. Now हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन यूजिंग द गिवन कंडीशन. y इज इक्वल टू क्या नजर आ रहा है, व्हेन x इक्वल टू 0, मतलब उसने कहा है जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से, y इज डिपेंडिंग अपॉन x. जब x की वैल्यू 0, पहले x की वैल्यू 0 होने जा रही है, इसका मतलब कितना नजर आ रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज y इज गोइंग टू बी 0. So you can rewrite it as e raised to the power 0 upon minus 4 is equal to e raised to the power 0 divided by 5 plus c. So we can rewrite it as 1 upon minus 4 is equal to 1 upon 5 plus c. So next step will be minus 1 upon 4 minus 1 upon 5 is equal to c, and c is equal to minus 9 by 20.
सो C की वैल्यू आ गई, दिस इज कॉल्ड द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ C की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई है, इसको वापस सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, तो दैट इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना आएगा, e रेज टू द पावर -4y डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 -9/20। एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी एलसीएम लेंगे, 20 ही आएगा, माइनस साइन तो ऊपर शिफ्ट हो सकता है, 20 आएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, इधर भी लेकर आएंगे वो भी माइनस हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 5e रेज टू द पावर -4y प्लस 4e रेज टू द पावर 5y इज इक्वल टू 9। ठीक, अच्छा जी, अब आती बात क्या इतना सॉल्यूशन क्यों करें भाई, यहां भी छोड़ सकते हैं, नो इशू, यहां पर भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन हाँ सिंप्लीफाई करने की आदत बनाइए अपनी। ओके, नाउ इसको आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं एक क्वेश्चन जो आपके लिए मैंने तैयार रखा है, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चन फॉर यू। पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, एग्जैक्टली सेम आइडिया, मैंने थोड़ा सा सिर्फ नंबर्स बदले जिससे कि आप प्रैक्टिस कर लें, सिर्फ नंबर्स बदलें, एवरीथिंग विल बी द सेम, रिजल्ट विल बी ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज बदली होंगी। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया, थोड़ा अच्छा सवाल है ये, 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 2 मार्क्स के हिसाब से ही सवाल है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है। तो हमारे पास क्या नजर आ रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां हमारे पास 1 प्लस e रेज टू द पावर, यस क्या नजर आ रहा है, 1 प्लस e रेज टू 2x, तो ये सेपरेबल है, किसके साथ जाएगा, dx के साथ जाएगा, e रेज टू द पावर x यहीं पर प्लेस करेंगे क्योंकि आगे कहीं ले आने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस वाई स्क्वायर को मूव कराना पड़ेगा dy के साथ, तो वो आपका काम हो गया। अब तो ये कंप्लीट करिएगा, और अगर 1% आपको समझ में नहीं आया है कि किस तरह करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको भी सॉल्व करके आपको यहां पर शो कर दूंगा। ओके, तो यहां से हमारे पास नेक्स्ट कंटेंट जो हम तैयार करा है हमने, अब जो हम नेक्स्ट कंटेंट की बात करेंगे दैट इज वेरिएबल रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब रिड्यूस करके हम वेरिएबल ये तो थे वो क्वेश्चन जहां पर वेरिएबल सेपरेट डायरेक्टली हो रहे होंगे, ये वो क्वेश्चंस थे। अब हम बात करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरह से वेरिएबल्स को रिड्यूस करके, मतलब रिड्यूस करके सिस्टम को वेरिएबल सेपरेबल बनाया जाएगा, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तब तक आपको इसको अच्छे से सीखना है, अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली वो जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, तो टिल देन बाय।